नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू STKG स्टडीज एंड STKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। ESI एक्ट की हम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ESI एक्ट में 100 सेक्शन है, 8 चैप्टर्स है और 100 सेक्शन है। ठीक है, उस 100 सेक्शन को हमने चैप्टर वाइज अलग अलग करके इससे पहले वाले क्लासेस में आपको विस्तार से बताया है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमने ऐसा देखा है कि एक ट्रेंड बन गया है। ये जो चैप्टर 6 है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स का, इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो लगभग लोग उसको साइड में करके चलते हैं कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले से ही मान के चलते हैं कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना है। चैप्टर 6 जो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स है, इसकी हम आपको विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और एक एक फैक्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 से पहले चैप्टर 5 जो है बेनिफिट के बारे में है और चैप्टर 4 जो है कंट्रीब्यूशन के बारे में है। तो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड और बेनिफिट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे, उन सब का एडजुडिकेशन चैप्टर 6 में किया जाएगा। हाँ, चैप्टर 4 में कंट्रीब्यूशन, चैप्टर 5 में बेनिफिट। तो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं, बेनिफिट से रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं, और इन दोनों का निपटारा आवश्यक है, डिस्पोजल जरूरी है। और उनके डिस्पोजल के ही लिए ही चैप्टर 6 में एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स है एंड क्लेम्स है। चैप्टर 6 ध्यान रखना है, चैप्टर 6 जो है उससे पहले बेनिफिट है और उससे पहले कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट, एडजुडिकेशन, CBA 4, 5, 6 है ना। CBA कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट, एडजुडिकेशन। कोट अगर समझना है तो कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट, कोट, CBC जैसे आपको समझ में आता है। तो इस चैप्टर में हम विवादों और दावों का न्याय निर्णय करेंगे। उसकी हम चर्चा करेंगे। विवादों एवं दावों के न्याय निर्णय जो है उनकी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ESI एक्ट है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अंडर में ESI स्कीम है और उसको रेगुलेट और एग्जीक्यूट करने के लिए ESI कॉर्पोरेशन। ESI स्कीम को रेगुलेट और एग्जीक्यूट करने के लिए ESI एक्ट में ESI कॉर्पोरेशन बनाया गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन होने के चलते ये क्या है, कॉर्पोरेशन एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है। ये जो ESI स्कीम हम लॉन्च किए हैं, जो ESI बेनिफिट जो लोगों को दे रहे हैं, ये एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है। ये ट्राइपार्टाइट कैसे है, इसमें 3 पार्टीज हैं। कौन कौन? एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयर है एंड गवर्नमेंट है। यहाँ गवर्नमेंट का मतलब कॉर्पोरेशन से। तो इसमें बेनिफिट हम एम्प्लॉयज को देते हैं, कंट्रीब्यूशन हम एम्प्लॉयर से लेते हैं, और इन दोनों से हम जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये ट्राइपार्टाइट है। नॉर्मली बाईलेटरल होते हैं, ये सारी स्कीम जो है ट्राइपार्टाइट है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन लेती है और एम्प्लॉयज को बेनिफिट देती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो इन तीनों के बीच में से किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है।
तो जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ डिस्प्यूट होगा, वो किस किस के बीच में हो सकता है? समझ लीजिए, सबसे पहला जो हो सकता है वो गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है। एम्प्लॉयर कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेना चाहती है। एम्प्लॉयर का कैलकुलेशन अलग है, गवर्नमेंट का कैलकुलेशन अलग है। एम्प्लॉयर मान के चल रहा है कि मैं जो दे रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा दे रहा हूँ। गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है और लगता है कि नहीं, आपने जो भी दिया है बहुत कम दिया है। तो देयर माइट बी डिसएग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर। ये फर्स्ट पार्टी हो गई। दिस इज द फर्स्ट पार्टी जहां पर डिसएग्रीमेंट की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में भी कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। हाँ, देखिए, गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन ले रही है, तो कंट्रीब्यूशन लेने से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे रही है, तो यहाँ पर बेनिफिट से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं ना। अरे, जहाँ पर बेनिफिट देंगे, सुविधाएं देंगे, वहां पर सामने वाले को लगेगा कि हम कुछ दिए ही नहीं इन्होंने। गवर्नमेंट को लगता है कि हमने सब कुछ दे दिया है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी तक दो प्रोबेबिलिटी बनी। कुछ डिसएग्रीमेंट गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकती है। तीसरी प्रोबेबिलिटी, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी होता है। एम्प्लॉयर बोलेगा आप एलिजिबल नहीं है, एम्प्लॉय बोलेगा एलिजिबल हूँ। एम्प्लॉय बोलेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा बनता है, एम्प्लॉयर बोलेगा आपका कंट्रीब्यूशन कम बनता है। और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो देयर माइट बी अ थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। तीन कैटेगरी हो गई। चौथी चौथी कैटेगरी जो होगी, प्रिंसिपल एंड इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में होगी। एम्प्लॉयर भी दो तरह के हमने इस ईएसआई एक्ट में डिफाइन किया है, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक इमीडिएट एम्प्लॉयर। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में भी डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, और जहां जहां डिसएग्रीमेंट होंगे वहां वहां डिस्प्यूट की प्रोबेबिलिटी अराइज हो सकती है। और इसीलिए फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द दिस disagreement, for resolution of this dispute, chapter 6, adjudication of disputes and claims, has been incorporated in ESI Act 1948। जहां कहीं भी इतनी सुविधाएं आप देंगे, इतनी सर्विसेज आप देंगे, वहां पर डिस्प्यूट हो सकते हैं उसके रिजोल्यूशन के लिए। फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन चैप्टर 6 को लगाया गया है, चैप्टर 6 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। राइट। तो चैप्टर 6 में टेबल देख लेते हैं क्या क्या है। चैप्टर 6 हो गया एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम। तो सेक्शन 74 से शुरू होता है और सेक्शन 83 तक इसमें इंक्लूड है। फ्रॉम सेक्शन 74 टू सेक्शन 83। 74 में कंस्टिट्यूशन ऑफ ईएसआई कोर्ट। 75 में क्या मैटर वहां पे रेफर किए जाते हैं। 76 में प्रोसीडिंग कैसे इंस्टीट्यूट की जाती है। 77 में कैसे प्रोसीडिंग कमेंस की जाती है। 78 में ईआई कोर्ट का पावर क्या है। 79 में इसमें लीगल प्रैक्टिशनर अलाउड है कि नहीं अलाउड है। 80 ओमिटेड है। 81 में अगर ईआई कोर्ट चाहे तो कुछ मैटर को फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन इट मे रेफर टू हाई कोर्ट ऑल्सो। 82 फिर से ऐसे ही हो गया है। और 83 जो है स्टे ऑफ पेमेंट पेंडिंग अपील। अगर अपील है और ऑर्डर है, सिर्फ अपील से नहीं होता, अपील है और कोर्ट का ऑर्डर है, तभी पेमेंट पेंडिंग रहेंगे, नहीं तो पेंडेंसी नहीं होती। सिंपली कोर्ट में केस फाइल करने से किसी भी प्रकार के प्रोसीडिंग में आगे बढ़ने से नहीं रोका जाता।
कोर्ट हैज टू स्टॉप इट बाय पासिंग एन ऑर्डर ऑफ स्टे ऑर्डर, बाय पासिंग एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर 6 के बारे में 74 से लेकर 83 तक का प्रोविजन है। 74 से 83 तक कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 2 तो है ही नहीं, तो सिर्फ 8 ही तो पढ़ने हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। ये है 74, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड। तो कोर्ट जो है लगभग स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट जो है अपने एक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में जो उसके पास डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं उसी में से किसी कोर्ट को ईआई कोर्ट के नाम से नोटिफाई कर देती। कितने जज साहब रहेंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। कौन उसमें जज हो सकता है? एक तो जुडिशियल अफसर हो सकते हैं, और नहीं तो कोई लीगल प्रैक्टिशनर जिसकी 5 साल से ज्यादा की स्टैंडिंग हो, ईआई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेम कोर्ट को 2 या 2 से अधिक एरिया के लिए एक ही कोर्ट बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 2 या 2 से अधिक एरिया के लिए सिंगल कोर्ट बना सकती है। और अगर बर्डन ज्यादा है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक ही एरिया के लिए 2 या 2 से अधिक कोर्ट भी बना सकती है। अगर एक एरिया के लिए 2 या 2 से अधिक कोर्ट बनते हैं तो किस कोर्ट में किस एरिया का डिस्प्यूट जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट वन, राइट। मैं एग्जांपल देता हूँ। करूर एक नया डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। करूर के पास ईआई कोर्ट नहीं है। कहाँ जाते हैं वो? त्रिची में जाते हैं। त्रिची डिस्ट्रिक्ट है, त्रिची डिस्ट्रिक्ट में ईआई कोर्ट है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो 4 है ना, ये अप्लीकेबल है वहां पे। त्रिची कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जो करूर का भी देख लेता है और त्रिची का भी देख लेता है। ऐसे ही कुछ सिटी ऐसे भी हो सकती हैं जहाँ पे 2 से ज्यादा कोर्ट है। कोर्ट तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर आपके यहाँ आए तो। ये हिंदी में है। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके और ईआई कोर्ट को कंस्टिट्यूट करती है। कितने उसमें न्यायाधीश रहेंगे ये राज्य सरकार डिसाइड करती है। जो न्यायिक अधिकारी हैं या विधि व्यवसायी हैं जो 5 साल से ज्यादा जिनके स्टैंडिंग है, वो जज बनने के अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। राज्य सरकार एक ही न्यायालय 2 या 2 से अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिए डिसाइड कर सकती है, या 2 या 2 से अधिक न्यायालय एक ही क्षेत्र के लिए डिसाइड कर सकती है। ये राज्य सरकार के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। समझ गए? लाइक तो बनती है। सेक्शन 75, मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय द ईआई कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ईआई कोर्ट में क्या क्या मैटर डिसाइड होने वाला है, क्या क्या मैटर ईआई कोर्ट में लेके जा सकते हैं और क्या नहीं लेके जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम ये ईएसआई में क्या होता है। सेक्शन 29 में हम डिसाइड करते हैं कि वेदर ही इज एम्प्लॉय अंडर द एक्ट और नॉट। ये डिस्प्यूट हुआ, ईआई कोर्ट में जा सकते हैं कि वेदर एनी पर्सन इज एन एम्प्लॉय अंडर दिस कोर्ट एक्ट और नॉट। और क्या हो सकता है? जब उसको बेनिफिट देते हैं तो डेली एवरेज डेली वेजेस के बारे में डिस्प्यूट हो सकता है। तो एवरेज डेली वेजेस से रिलेटेड चीजें होंगी तो कोर्ट में इसके लिए जाया जा सकता है। उसके बाद से इम्प्लॉयज का जो पेएबल कंट्रीब्यूशन है उसके अमाउंट से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है, ईआई कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद से जो एम्प्लॉय है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसका सो है कि नहीं है। एम्प्लॉय बोल रहा है कि मैं इनके कंपनी में काम करता था, एम्प्लॉयर बोल रही है मेरे कंपनी में काम नहीं करते थे, ये भी डिस्प्यूट हो सकता है। एंड दैट कैन ऑल्सो बी ब्रॉट टू ईआई कोर्ट। और क्या हो सकता है? जो
इंश्योर्ड पर्सन है, उसको बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है तो कितना मिल सकता है, कितने पीरियड तक का मिल सकता है, अगर इस पर भी डिस्प्यूट है ईआई कोर्ट में जा सकते हैं। और है एनी डायरेक्शन इशूड बाय द कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 45A on a review of any payment of डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट से रिलेटेड अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ डिस्प्यूट है, उस इशू को भी ईआई कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो ईआई कोर्ट में क्या किया जा सकता है, वेदर दैट पर्सन इज एम्प्लॉय अंडर द एक्ट और नॉट, उसका डेली वेजेज कितना होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना पे करना चाहिए। एवरेज डेली वेजेस पे बेनिफिट पेमेंट में काम आता है। कंट्रीब्यूशन कितना पे होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन पेमेंट में एम्प्लॉयर के लिए काम आता है। वो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर से कनेक्टेड है कि नहीं है, उस एम्प्लॉय का बेनिफिट बनता है कि नहीं बनता है, बनता है तो अमाउंट कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और अगर वो गुजर गए हैं तो उनका जो डिपेंडेंट बेनिफिट है वो बनता है कि नहीं बनता है, बनता है तो कितना बनता है। ये सारे मैटर्स अगर ईएसआई और उनके बीच में, ईएसआई और एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में अगर ये डिस्प्यूट बनते हैं तो ये सारे इशू ईआई कोर्ट डिसाइड करती है। सेक्शन 75। कुछ और भी बातें हैं। एनी अदर मैटर, देखिए ये अपने आप में पूरा ही कवर कर लिया है, कुछ भी और भी बाकी ये इनके जितना हमने बताया, इनके अलावा और भी कुछ ऐसा मैटर है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉरपोरेशन के बीच में हो, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में हो, जो कॉरपोरेशन और एम्प्लॉय के बीच में हो, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में हो, जो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, बेनिफिट से रिलेटेड हो, ये सारे मैटर ईआई कोर्ट में दाखिल किए जा सकते हैं। राइट। उसके बाद से क्या है, रिकवरी वाली इश्यू आती है। तो रिकवरी से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, ही कैन गो टू कोर्ट, ईआई कोर्ट। क्लेम बाय ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू रिकवर कंट्रीब्यूशन, अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इमीडिएट एम्प्लॉयर से रिकवर करना चाहता है, बात नहीं बन रही है, डिस्प्यूट है, ही कैन गो टू ईआई कोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लेम अगेंस्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में अगर कोई क्लेम है तब भी ईआई कोर्ट के लिए ये बातें बनती हैं। और क्लेम अंडर सेक्शन 70 फॉर रिकवरी, ये रिकवरी है, ये दूसरी रिकवरी। इसमें क्या है, सेक्शन 70 यहाँ पर दिया हुआ है, रीपेमेंट ऑफ बेनिफिट इम्प्रोपरली रिसीव्ड। कई बार एक्सेस पेमेंट हो जाता है ना, ब्रांच ऑफिस वालों को पता है, एक्सेस पेमेंट रजिस्टर मेंटेन करते हैं। एक्सेस पेमेंट को रिकवर करना भी एक बड़ा काम है, और उससे रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तब भी ईआई कोर्ट में केस बनता है। एनी क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ एनी बेनिफिट इनविजिबल, हर प्रकार के बेनिफिट से रिलेटेड अगर कोई भी क्लेम है, डिस्प्यूट है, अगर सॉल्व हो गया कॉर्पोरेशन में तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। तीनों में से कोई पार्टी जो एग्रीड है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ये तीनों में से जो एग्रीड अपने आप को फील करता है, ही कैन नॉक द डोर ऑफ ईआई कोर्ट। ईआई कोर्ट लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ईआई कोर्ट है, जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ स्थापित हो रही है। कहीं कहीं जगहों पे उसके नए नए एरिया बने हैं, नए नए डिस्ट्रिक्ट बने, वहाँ पर ईआई कोर्ट अभी फॉर्म हो रही होगी। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट से मिल करके नोटिफाई करवाती है। राइट। और क्या है, मेडिकल जो आपका बोर्ड है, तो डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड, डिसीजन ऑफ द मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल तो सेटल नहीं होता है।
तो इसके लिए भी तो ईआई कोर्ट में जा सकता है ना, उसके लिए तो हम उसी में पढ़े हैं, जा सकता है वो। बस कंडीशन क्या है, ईआई कोर्ट में जाना है तो 50% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन हम क्लेम कर रहे हैं, अगर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो, बेनिफिट से रिलेटेड है तो ये लागू नहीं होता है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो कंट्रीब्यूशन अगर डिटरमाइंड हुआ है 1 करोड़, तो उसका 50% 50 लाख होता है। 50 लाख कोर्ट में पे करने पर ही वो उसको एडमिट करेगा, ऐसा 2B में लिखा हुआ है। लेकिन उसके जस्ट बाद इसको रूल आउट कर दिया गया है। क्या रूल आउट कर दिया, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वेव और रिड्यूस द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड अंडर दिस सबसेक्शन। मतलब ये जो 50% वाला जो क्लॉज है, ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का। कोर्ट चाहे तो जो जो कंप्लेनेंट गए हैं, जो पिटिशनर गए हैं, पिटिशनर अगर बोले कि माई बाप मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है, मैं पैसा कहाँ से दूँ, हमारी कंपनी बंद हो चुकी है, 10 साल पहले से बंद हो चुकी थी, उस बंद वाले कंपनी पर 20 लाख का इन्होंने रिकवरी ठोक दिया है, तो मैं पैसा होता तो मैं उनको नहीं देता, पैसा मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से पैसा दूँ। मेरी फरियाद एक बार सुन लीजिए आप, हो सकता है कि कोर्ट कंसीडर करे और बिना 50% लिए भी वो एडमिट कर सकते हैं ये इसको सुनने के लिए। ये डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट के पास है। कई जगहों पर तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते रीजन और सीधे ऑर्डर पास कर देते हैं। भगवान जाने, कोर्ट का पावर है, कोर्ट समझे। और इसके नीचे क्या है, देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज क्या है, सिविल कोर्ट को ये जितने ईआई रिलेटेड इश्यूज है इससे उनको पार कर दिया गया है। दूसरा कोई भी कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सबको बार कर दिया गया। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरटेन एनी केसेस रिपर्टेनिंग टू एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, चाहे वो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे बेनिफिट से रिलेटेड हो, चाहे रिकवरी से रिलेटेड हो। दूसरा कोई भी सिविल कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। आपको सीधा सीधा पैटर्न बताया गया है, ईएसआई ऑफिस में जाइए, मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल बोर्ड में जाना है, मेडिकल अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना है। आप चाहें तो मेडिकल बोर्ड से सीधे आप ईआई कोर्ट में जा सकते हैं, बट जाना आपको ईआई कोर्ट में ही, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट में ही आपको जाना है। बाकी किसी कोर्ट में ये सब चीजों को ज्यूरिडिक्शन बार कर दिया गया, नॉट ऑथराइज, नॉट इंटाइटल्ड। समझ में आया? अगर समझ में आया और अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर टच करके सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर टच करके लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में तो आजकल लिख ही रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप जैसा लिखेंगे उसके अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो क्लासेस को मॉडिफाई भी हम करते हैं। ठीक है। सेक्शन 76 इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में केस कैसे फाइल करेंगे। Subject to the provisions of this act, rules and all proceeding before the employee shall be instituted in the court appointed for the local area। देखिए जिस एरिया का कोर्ट है, जिस एरिया में आपका डिस्प्यूट है, जिस एरिया के आप एम्प्लॉयर है, जिस एरिया के आप एम्प्लॉई हैं, चाहे जिस एरिया का आपका ईएसआई ऑफिस है, उसी लोकल एरिया में आपको फाइल करना है। ऐसा नहीं कि नागपुर का इशू है और मन किया तो जाकर के दिल्ली में फाइल करने लगे, ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता, वो लोकल ज्यूरिडिक्शन डिसाइड किया हुआ है। तो जो लोकल ज्यूरिडिक्शन आपका बनता है उसी लोकल ज्यूरिडिक्शन में सूट फाइल होगी। ठीक है। ईआई कोर्ट में फाइल होने के बाद से अगर ईआई कोर्ट को लगता है कि ये इसका बेटर डिसीजन दूसरा कोई अलग ज्यूरिडिक्शन वाला दूसरे डिस्ट्रिक्ट का चाहे दूसरे स्टेट का कोई कोर्ट दे सकता है, ईआई कोर्ट वहां पर उसको ट्रांसफर कर सकती, पहले एडमिट करेगी, एडमिट करके उसको ट्रांसफर कर सकती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है तो दोनों स्टेट का जो कोर्ट है उनकी सहमति लेनी पड़ेगी।
कि हम आपके पास भेज रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है। इन ऑल कंडीशन, चाहे आपने इसको एडमिट कर लिया अपने कोर्ट में और आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया या दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया, इन ऑल कंडीशन the proceeding shall continue as if they had been originally instituted in it। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा केस नहीं है, ये कहीं और से ट्रांसफर होके आ गया, नहीं जी। आपका अब आपके पास ट्रांसफर हुआ, अब ये आपका केस बन गया और इसको अपना ओरिजिनल जुरिडिक्शन मान करके आपको इसको ट्रीट करना, प्रोसीडिंग स्टार्ट करना, ऐसा रूल, ऐसा सेक्शन 76 में मेंशन किया हुआ है। अब 77 में चलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। जो 76 था वो ज्यूरिडिक्शन के बारे में था। लोकल ज्यूरिडिक्शन होता है, जियोग्राफिकल ज्यूरिडिक्शन होता है। नागपुर का नागपुर में, चंद्रपुर का चंद्रपुर में, अंधेरी का अंधेरी में, पुणे का पुणे में, नासिक का नासिक में, ये लोकल ज्यूरिडिक्शन होता है। वो 76 में, सेक्शन 76 में हमने देखा। अब 77 है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग शुरू कैसे होगी भाई? सीधी सीधी सी बात है, सिविल केस है तो सिविल केस में हमेशा पिटीशन दिया जाता है, हमेशा अप्लीकेशन फाइल किया जाता है। हाँ, जो भी अग्रीव्ड है वो अपना अप्लीकेशन कोर्ट में देंगे, जिसे पिटीशन का नाम दिया जाता है। एफआईआर तो चलता नहीं है, क्रिमिनल केस तो है नहीं, तो कोर्ट में आपको अप्लीकेशन फाइल करना है। ठीक है। लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है? 3 साल के भीतर ही फाइल करना है। हमने रिकवरी ऑर्डर इशू किया 2018 में, 2-3 साल में हम रिकवर नहीं कर पाए। 2025 में आप कोर्ट में पहुंचेंगे, 2024 में आप कोर्ट में पहुंचेंगे, नॉट अलाउड, नॉट बी एंटरटेन। 3 साल के भीतर ही कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन आपको मिलता है, वहां से 3 साल के भीतर ही आप कोर्ट में जा सकते हैं। लिमिटेशन है। लेकिन ये भी सही बात है कि जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1961 है, तो उसमें बहुत से एक्सेप्शन भी हैं। और एक्सेप्शन ये है कि अगर आप जस्टिफाई कर लेते हैं कोर्ट को कि डिले किसी विशेष कारण से हुआ था, तो कोर्ट इस लिमिटेशन को एक्सक्यूज भी कर सकती है। ये ध्यान रखना। जहां तक क्लेम की बात आई, तो क्लेम का यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल का क्लेम 12 महीने के भीतर अगर आपने दिया है, तब वहां से 3 साल शुरू होता है। आपने क्लेम ही नहीं दिया और सीधे ईआई कोर्ट में चले जाएंगे, ऐसा थोड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लेम को 12 महीने के भीतर आप जरूर दीजिए। क्लेम का अपना अपना पीरियड है, कोई 3 दिन पे देना होता है, कोई 4 दिन पे, कोई 5 दिन पर देना होता है। यहाँ पर कोर्ट के हिसाब से बात हो रही है कि अगर 12 महीने तक भी आपने क्लेम आपने जमा नहीं किया है, प्लीज डोंट ट्रस्ट टू ये ईआई कोर्ट। क्लियर है? ठीक है। जहां तक इंटरेस्ट एंड डैमेजेस की बात हो, इनके इन कॉज ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स बाय द कॉर्पोरेशन फॉर रिकवरी कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड damages from the principal employer shall be deemed to have been arisen on the date on which the claim is made by the corporation for the first time। जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम क्लेम आपको इशू कर दिया, उस दिन से इंटरेस्ट एंड डैमेजेस शुरू हो जाते हैं अनडिटरमाइंड वाले में। जहाँ पर एक्चुअल वाला है, जहाँ पर किसी ने चालान बना करके छोड़ा है, वो तो साफ दिख रहा है, वो तो कमिट कर चुका है, तो इंटरेस्ट डैमेजेज उसका वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर डिटरमाइन नहीं हुआ है, तो डिटर्मिनेशन के दिन से शुरू होता है। राइट। 77 में और भी कुछ है। प्रोवाइडेड दैट नो क्लेम शैल बी मेड बाय द कॉर्पोरेशन आफ्टर 5 ईयर। ये 5 ईयर वाला हिसाब तो आपको पता है, 5 ईयर से ज्यादा, 5 ईयर से पीछे हम जा ही नहीं सकते। ये मेरा अपना लिमिटेशन है, कॉर्पोरेशन का अपना लिमिटेशन है कि अगर हमने 5 साल तक किसी को चेक नहीं किया तो भूल जाइए, हम सिर्फ 5 साल के ही क्लेम को हम
डिसाइड कर सकते हैं, राइट। अब इसके साथ क्या है कि ईआई कोर्ट में जाएंगे तो कुछ फी चाहिए ना, कुछ जितने भी कोर्ट होते हैं उसका स्टेट गवर्नमेंट कुछ फी डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन से कंसल्टेशन करके ईआई कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड फी होगी, वो डिसाइड करती है, उस फी को पे करके आपको तब आपका केस इनिशिएट होगा, राइट। आपका दूसरा चैनल एससीकेजी स्टडीज के साथ साथ एससीकेजी 2.2 को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें। सेक्शन 78 पावर्स ऑफ ईआई कोर्ट। ईआई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है साहब? देखिए, कोर्ट को प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या पावर चाहिए? कॉमन सेंस की बात करते हैं, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए नहीं देखते। कोर्ट को प्रोसीडिंग करने के लिए क्या क्या पावर चाहिए? एक एक पार्टी कोर्ट में गई है, दूसरी पार्टी को बुलाना है, तो बुलाने का पावर चाहिए, जिसको समन करना भी कहते हैं, चाहिए ना। दूसरी पार्टी से रिकॉर्ड लेना है, तो वो भी पावर चाहिए। यही चीज यहाँ पर मेंशन हुआ है कि पीआई कोर्ट के पास वो सारे पावर हैं जो सिविल कोर्ट के पास होना चाहिए। क्या क्या पावर है? समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, पार्टी और विटनेस इन सबको समन भी कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं। इन्फोर्स का मतलब वारंट इशू कर सकते हैं, प्लीज अपीयर बिफोर द कोर्ट so that the case may be decided at the earliest. Compelling discovery and production of document material object, तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी लाने हैं, मटेरियल भी लाने हैं, उसके लिए भी कंपेल किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस के लिए भी बुलाया जा सकता है। जो जो यहाँ पर मेंशन हुआ है सेक्शन 125 में, चैप्टर 26 जो है सीआरपीसी 1973 अभी चेंज हो गया है, अभी सीआरपीसी 2023 हो गया है, तो इसलिए चैप्टर नंबर और सेक्शन नंबर चेंज हो जाएंगे। सीआरपीसी में क्रिमिनल के कोर्ट के पास जो जो पावर है, दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए, विटनेस को बुलाने के लिए, दूसरी पार्टी से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, मटेरियल लेने के लिए, विटनेस से विटनेस मटेरियल लेने के लिए, डॉक्यूमेंट लेने के लिए, उनके एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ये सारे पावर ईआई कोर्ट के पास दिए गए हैं, राइट। The employee state insurance corporation shall follow such procedure as may be prescribed by rules made by the state government. State government जैसा जैसा रूल बनाएगी वैसा वैसा उसको फॉलो करना है। वो सारे कोर्ट का लगभग सेम होता है, ठीक है। थोड़ा लिबरल एटीट्यूड इसमें अपनाते हैं। All costs incidental to any proceeding before the EI court shall, subject to such rules as may be made in this behalf by state government, be in the discretion of the court। देखिए, ऐसा है, कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग होती है कुछ तो खर्चे होंगे, तो कोर्ट पे जो खर्चे होते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो वो कॉस्ट किस पे डाला जाए, किस पे नहीं डाला जाए, ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन। हर अपोजिट पार्टी कहती है कि ये गलत रूप से मुझे कोर्ट में घसीट के लाया है, इन पर कॉस्ट डाला जाए, मतलब जुर्माना डाला जाए। कोई पेनल्टी वाला जुर्माना नहीं, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए, हमारा समय बर्बाद करने के लिए जो ये लेके आए हैं, इसके लिए इनको कॉस्ट डाला जाए, जो भी इसके प्रोसीडिंग के जो चार्जेज हैं इनसे वसूल किए जाए। ये हर पार्टी कहती है, लेना है नहीं लेना है वो कोर्ट डिसाइड करती है। An order of the EI court shall be enforceable as if it were decree passed by passed in a civil suit। जैसा सिविल कोर्ट में डिक्री पास होता है, जजमेंट पास होता है, वैसे ही ईआई कोर्ट के जजमेंट को भी डिक्री पास माना जाएगा, उसको इन्फोर्स किया जाएगा, राइट। ये है 78 में ईआई कोर्ट के पावर। 79 में अपीयरेंस बाय लीगल प्रैक्टिशनर, यस, लीगल प्रैक्टिशनर को यहाँ पर अलाउ किया गया है। लिखा है
EI court may be made or appearance, EI court appearance of a person required for the purpose of examination may be made or done by a legal practitioner. तो लीगल प्रैक्टिशनर का अपीयर होना यहाँ पर ऑप्शनल है। EI कोर्ट में आप चाहें तो स्वयं भी जा सकते हैं, उसका प्रमाण यहीं पे दे रहा है, और बाय एन ऑफिसर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑथराइज्ड इन राइटिंग by such a person or with the permission of court by any other person to authorize। कोर्ट का परमिशन लेकर के एक नॉन लीगल प्रैक्टिशनर भी EI कोर्ट में अपीयर हो सकता है, डिफेंड कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है। ये है ब्यूटी EI केस की, EI कोर्ट। ये 80 रहा नहीं, 81 रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो EI कोर्ट में सबमिट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर द डिसीजन। EI कोर्ट में कोई भी अगर डाउटफुल क्वेश्चन है तो EI कोर्ट उसे हाई कोर्ट में रेफर कर सकती है। किस लिए? डिसीजन के लिए। कौन सा डिसीजन? क्वेश्चन ऑफ लॉ वाली बात, इंटरप्रिटेशन के लिए। फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन EI कोर्ट में रेफर द इशू टू हाई कोर्ट। ये 79 80 है ही नहीं, 81 में मेंशन। अपील, अपील 82 में मेंशन है। पहला लाइन तो देखिए ये लॉ का ही लाइन ऐसे ही है, बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही अपील अलाउड नहीं है। पहले में बोल रहे हैं अपील अलाउ ही नहीं है, बट यहाँ पर दूसरी क्या करे, सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। जब तक कि इस प्रोविजन में कहीं मेंशन ना किया गया हो अपील इज नॉट अलाउड। अपील तो होता है ना, तो इसलिए ये सेव एज जो है उसको यहाँ पर अलाउ कर दिया। क्या लिखा है? अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट। EI कोर्ट से अपील कहाँ पे लागू लाई होगा? सीधे हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। EI कोर्ट से अपील जाएगा हाई कोर्ट में। हाँ, पीरियड क्या है? 60 डेज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। EI कोर्ट का डिसीजन ऑर्डर जिस दिन पास हुआ है उस दिन से 60 दिन के भीतर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। और क्या बोल रहे हैं? ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है, लिमिटेशन एक्ट 1963 है। अगर मैंने कहीं 61 बोला हो तो अमेंड टू रीड। लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो लिमिटेशन है वो यहाँ पर भी जारी रहेंगे। उसमें कुछ नेचुरल कैलेमिटी से हो सकता है, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस से अगर हो सकता है बियॉन्ड 60 डेज, तो यू हैव टू प्रूव इट। 83 सपोज टू बी द लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर 6, स्टे ऑफ पेमेंट पेंडिंग अपील। देखिए ऐसा है, हमारे पास भी लीगल डिपार्टमेंट है, आपके पास भी लीगल ब्रांच होगा। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में केस कोई फाइल कर दे और इसके बेसिस पे मैं रिकवरी ना करूं, इसके बेसिस पे मैं आगे प्रोसीडिंग ना करूं, ये गलत है। कोर्ट ने अभी तक आप रोका नहीं है। जब कोर्ट स्टे दे दे कि नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ना है, अगर कोर्ट ने स्टे कर दिया तो खत्म हो गई बात। जुडिशरी का सुप्रीमेसी है, जो जुडिशरी का बात हमें रिस्पेक्ट करना है। तो अगर कोर्ट ने रोक दिया तो जो जहां पर पेंडिंग है, जो पेमेंट है वहीं पे रुक जाएगा। घड़ी किसी भी वहीं पर रुक जाएगी जहां पर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है, जब तक कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, तब तक आपका प्रोसीडिंग चलते रहेगा। मेयर फाइलिंग ए सूट बिफोर द कोर्ट is nowhere treated as injunction. Injunction has to be passed by the honorable court. Honorable court injunction pass करते हैं, we have to obey it, we have to respect it। तो अगर हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर करती है तो पेमेंट जो होगा उसको रोका जाएगा, नहीं तो पेमेंट विल कंटिन्यू। राइट? कुछ और चीजें देख लीजिए भाई, ये अलग से मैंने लगाया है। पावर टू एक्सेप्ट कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट में जब केसेस फाइल करते हैं ESIC में, चाहे डिपार्टमेंट फाइल करे, तो किसके पास पावर है? EI कोर्ट में, चाहे कोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन में 86 रूल 86 हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। अदर लोअर कोर्ट में रीजनल डायरेक्टर, अगर SRO है तो SRO इंचार्ज, अगर हॉस्पिटल है तो MS ऑफ द ESI हॉस्पिटल। ये तीनों कंपिटेंट अथॉरिटी है
ईआई कोर्ट में केस फाइल कर लें। लीगल वाले इनके पास फाइल पुटअप करते हैं और ये अप्रूवल देते हैं। तो रीजनल डायरेक्टर, एसआरओ इंचार्ज और एमएस ऑफ ईएसआई हॉस्पिटल, दे आर competent authority to sanction approval for filing EI केसेस। अगर हाई कोर्ट में जाना है तो, कैट बेंच में जाना है तो एसआरओ इंचार्ज के पास पावर नहीं है। किसके पास पावर है? रीजनल डायरेक्टर के पास है। अगर हाई कोर्ट में केस ले जाना है तो रीजनल डायरेक्टर विल डिसाइड वेदर टू कोर्ट और नॉट। सैंक्शन अप्रूवल जो होगा वो रीजनल डायरेक्टर का होगा। एमएस ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ईएसआई हॉस्पिटल, ईएसआईसी हॉस्पिटल, सॉरी, यहाँ भी ईएसआईसी हॉस्पिटल है, तो रीजनल डायरेक्टर है और एमएस जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल के। इन केसेस ऑफ एनी अर्जेंसी ऑन ऑब्टेंस ऑफ आरडी, एमएस और जोनल आईसी। अगर आरडी साहब नहीं है तो जोनल आईसी अप्रूवल देंगे, राइट। ऑल केसेस रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ हेडक्वार्टर और रिलेटिंग टू पॉलिसी डिसीजन जो भी होंगे, फंक्शंस ऑफ हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो भी होंगे, उससे रिलेटेड अगर सूट फाइल करना है, अपील फाइल करना है, डीजी इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल। उसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल करना है, कोई अपील फाइल करना है, कोई कंटेस्ट करना है, तो डायरेक्टर जनरल ओब्लिक इंश्योरेंस कमिश्नर रेवेन्यू एंड बेनिफिट, ही इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन सच केसेस। ये कंपिटेंसी डिसाइड की गई है। एसआरओ वाले साहब के पास सिर्फ और सिर्फ ईआई कोर्ट में फाइल करने का, कंटेस्ट करने का पावर है। आरडी के पास हाई कोर्ट तक का पावर है और डायरेक्टर जनरल पब्लिक इंश्योरेंस कमिश्नर के पास सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करने का पावर दिया हुआ है। एक और चलते चलते एक और बात जान लीजिए। एक और बात यह है कि ये एक डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के तरफ से ये एक पोर्टल है, लिम्स पोर्टल इसको कहते हैं। लिम्स पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। आई रिपीट, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने केसेस हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, एक पोर्टल पे लाया गया है और यहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग की जाती है। हमारे ईएसआई के केसेस भी लिम्स पे अपडेटेड है, नेशनल लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, राइट। तो ईएसआईसी जो लिम्स है इसको जून 2017 में इम्प्लीमेंट की है। लिम्स जिसका फुल फॉर्म है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ये आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। इसको ईएसआईसी ने जून 2017 में इम्प्लीमेंट किया है। किस लिए? टू ट्रैक ऑनलाइन वाया दिस सॉफ्टवेयर, जितने भी केसेस हैं उनको ऑनलाइन ट्रैक किया जा सके। आप भी चाहो तो लिम्स पे जा करके ऑल इंडिया के किसी भी केसेस को, गवर्नमेंट के केसेस को ट्रैक कर सकते हैं। ट्राई कर लीजिएगा कल। अभी तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। इसलिए रिवाइज करना है क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थोड़ा किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। तो आप अगर 3 बार लगातार इस वीडियो को देख लेंगे तो चैप्टर 6 आपका कंठस्थ हो गया। चैप्टर 6 में से जितने क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। चाहे जितने भी घुमा फिरा कर, जितने भी ट्विस्ट करके पूछ लें, यू शुड बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। चैप्टर 6 में से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर चैप्टर 6 से कुछ भी क्वेश्चन छूट गया तो मैं समझूंगा कि मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, आप कहीं अपना कर्तव्य निभाने में चूक गए। इसलिए चैप्टर 6 के क्वेश्चन न छोड़िए। गिनती के तो सेक्शन है उसमें 74 से लेकर के सेक्शन 74 से 83 तक है। 10 सेक्शन होते हैं, 10 में से 2 ओमिटेड हो गए हैं, 8 सेक्शन है, छोटे छोटे प्रोविजन है।
तो इस वीडियो को लगातार 3 बार ज़रूर देखें। पहली बार 1x में, दूसरी बार 1.5x में, तीसरी बार भी 1.5x में। 3 बार आप देख लें, कमेंट बॉक्स में डालें आपको समझ में नहीं आया क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, आपको क्या नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया। और जिनको समझ में आ गया 3 बार वीडियो देखने के बाद, 3 बार वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जल्दीबाजी में कुछ ना डालिएगा। 3 बार देखने के बाद से कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको समझ में आ गया, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हुँ? मिलते हैं अगले क्लास में, नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन एन्जॉयिंग एससीकेजी स्टडीज़ एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।